प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 10 के बहुत बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे और इस बार आपके एग्जाम 2026 में देने वाले हैं। और वैसे भी पहले से बच्चे जो अगर मैंने प्लेलिस्ट देखेगी इस चैनल पर तो हमने हिंदी पढ़ा रखा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा कंटेंट को रिवाइज करते हुए जरूरी होता है कि हर साल कंटेंट को थोड़ा रिवाइज करना चाहिए, जो कुछ अशुद्धियां करेक्शन हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए और लेक्चर भी फ्रेश हो जाए बच्चों के लिए। तो थोड़ा समय के अभाव में आपके हिंदी के लेक्चर्स बहुत स्लो चल रहे हैं। आइए मैं आपके गद्य खंड का दूसरा लेक्चर कराएंगे। एक लेक्चर बहुत पहले कराए थे और प्ले लिस्ट में तो नहीं बना था, उसी वीडियो में उस वीडियो पुराने वाले को हटाकर नए वाले को डाला था। तो आज हम चालू करेंगे बीस के दांत, जो पढ़ेंगे कहानी है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, शरम विवाह जाति पढ़ा था, जो क्या था, निबंध था। बीस के दांत क्या है, कहानी है, जिसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को। तो पहले जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय में क्या है कि पहले लेखक का परिचय पढ़ लेना होता है। चैप्टर का नाम है बीस के दांत। तो बीस के दांत पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चैप्टर है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा है। और इनका जन्म पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 में पटना के बादरघाट में हुआ था। अपने पटना ही में था, बादरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, यानी जन्म से भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान। ये किसके कवि थे, पिता थे, बेटा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र लिखा है ना, ये रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ सबसे बड़े बेटे थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की बड़ी भूमिका है थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में हिंदी एमए किया। और वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। ये कहाँ कहाँ काम किए प्राध्यापक का, बरदास जैन, आरा, रांची विश्वविद्यालय, हरप्रदास जैन कॉलेज आरा में और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बन गए और मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु जब उनकी हुई 12 सितंबर 1961 को, तब तक ये उस पद पर रहे। हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन जी शर्मा की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण की रचना है, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद, ये उनकी रचनाएं थी। साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ है इनके कुछ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित छोटी पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह भी लिखे, जैसे नकेन के प्रपद और नकेन के 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ इनके हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद की वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा कविताओं से हुआ है। कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। आलोचना के आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्यशील भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्राय परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। अब हम पढ़ेंगे कहानी के परिचय क्या है। यह कहानी 20 के दांत जो है, 20 के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही श्रेणी भरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार, देखिए यहाँ पर लिखा है सफेद पोशी, एक इंसान की चर्चा इसमें, जो बेटियों के लिए बहुत सारा उसमें नियम कानून, लेकिन बेटों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। दूसरी ओर गिरधर है, जो नौकरी पेशा है, उन्हीं के पास करता है, जो मध्य वर्ग के व्यक्ति है, श्रेणी का है।
अनेक तरह के थोपी गई बंदिश हो, उसमें बहुत सारे जबरदस्ती कुछ जो थोप दिया गया, जो बोल दिया गया, उसके बीच वो अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के संघर्षरत है। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम, एक प्यार दुलार से कुपरिणाम का बेटा है जो बहुत खचरा हो जाएगा, जो बहुत उदंड हो जाएगा, जिसका नाम खोखा इस चैप्टर में रहेगा, जिसका नाम कासुएव से खोखा बोला गया है, जो कुपरिणामों को बढ़ती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बनागी पेश करती है। ये कहानी का संक्षिप्त परिचय है। अब हम पहले यहाँ से चैप्टर शुरू करेंगे, 20 के दांत। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। अच्छी कहानी है, इससे अगर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो नहीं छूटेंगे, बहुत आसानी और बहुत अच्छी कहानी जो समझ में आती है और याद भी रहेगी, इंटरेस्टिंग है इसलिए याद रहेगा। देखिए 20 सिद्धांत क्या है। सेन साहब की नई मोटर कार जो बंगले में सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमचमाती हुई। क्वेश्चन पूछेगा कि सेन साहब की कार का रंग कैसा है, तो कहिए काली है, चमचमाती है। स्ट्रीमल एंड जैसे कोयल घोंसले की कब उड़ जाए, जैसे मतलब कोई कोयल उड़ने वाली है, वैसे ही कार लगती, कब कार चल पड़ेगी, उड़ पड़ेगी। सेन साहब को इस कार पर बहुत नाज है। पूछे सेन साहब को किस पर नाज है, क्वेश्चन पूछेगा सेन साहब को किस पर नाज है, तब बताइएगा उनको अपनी कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल है। और कीमत पूछ लेगा तो 7,500 है। रंग पूछे तो काला, आपको पता ही है। अपने मुख चमक ऐसे कि जो अपना मुख आप देख पाए, ऐसा कि मतलब एकदम चमक रहा है, चेहरा भी जाकर तुम देख सकते हो, ऐसा इतनी चमचमाती हुई कार है ये। कहीं अगर उस पर धब्बा पर दिख जाए तो क्लीनर जो उसको साफ करने वाले का रखा गया था, और सोफर जो उसका ड्राइवर है, इनकी सामत नहीं है भाई, इनकी खैर नहीं है। इसीलिए मैम साहब कहती है, इनकी पत्नी सेन साहब की, कि भाई सख्त मतलब सख्त निर्देश देती है कि भाई जो भी खोखा खोखी, खोखा मतलब उनका बेटा और खोखी उनकी लड़कियां थी 5-5, गाड़ी के पास न भटक के पाए, क्योंकि गाड़ी को छुए ना, हाथ से धब्बा नहीं आना चाहिए, गाड़ी पर धब्बा नहीं दिखना चाहिए। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, 5 ठाड़ी, और लड़कियां तहजीब है और तमीज की तो जीती जाती है मूरत, एकदम मूरत जैसी, एकदम जो बोल दो एकदम चुपचाप खड़ी, ना कहीं हिलना डोलना कुछ नहीं, एकदम मूर्ति जैसा। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उनको जरूर सिखाया गया है, इसकी तालीम दी गई है, इसकी शिक्षा दी गई है, बस दी गई है। बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, और माता और उनके माता पिता पर इस बात को गर्व है, बिल्कुल कठपुतली की तरह है। और उस पर सेन साहब को और उनकी पत्नी को, दोनों को, यानी माता पिता को, दोनों को गर्व है। वे किसी से वे किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती खेलती हैं, लेकिन शाम के वक्त, चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि वे ये बातें उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, शाम को खेलिए लिए जरूरी है, वैसी वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं, ऐसी मुस्कुराहट होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तरीकाएं, इन सोसाइटी की जो महिलाएं हैं, क्या बोलते हैं तरीकाएं, मतलब जो कलाकार हैं, वो भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख लें। खिलखिला कर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना, कभी किसी ने सुना नहीं कि हे दांत फाड़ते हुए कभी मिला नहीं मिला। सेन साहब के मुलाकाती रसक, रसक का अर्थ होता है ईर्ष्या के साथ अपने शरारती बच्चों को खींच कर कहते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि रसक का अर्थ क्या होता है, इस साल पूछा गया था 2025 में कि रसक का अर्थ क्या होता है। तो बाबू मेरे जो कुछ शब्दार्थ है आप इसको भी याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रसक का अर्थ क्या होता है। तो रसक का अर्थ होता है, रसक का अर्थ होता है जी ईर्ष्या। कोई लोग ईर्ष्या, मतलब अपने बच्चे, कोई किसी के बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसको पकड़ ले, देखो एक सेन साहब के बच्चा बच्ची लड़कियां हैं कितने सुशील है, एक तुम लोग हो ईर्ष्या के साथ, जलन के साथ उन अपने बेटे को डांटते रहती है। तुम लोग हो मिसेस सेन की लड़कियां हैं, देखो फूल कैमरा तोड़ने के लिए बना है, इनका बेटा सब तोड़ते रहता है, अगल बगल पड़ोसी वाले, तो वो लोग अपने बच्चे पर ईर्ष्या गुस्सा के साथ कहते हैं ऐसे, तुम लोग हमारे घर में कुछ तो भी रह ही नहीं सकता है। सो जहां तक सेन परिवार की लड़की का सवाल है, उन्हें मोटर से चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है घर में। खोखा जो सेन साहब सबसे छोटा है घर में, और खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे का खाता है। भाई बेटा जो है, जब सेन साहब बूढ़े हो जाएंगे तो उनका भाई देखभाल कौन करेगा, तारा कौन है का, तो वही है। अब आगे बात है यहाँ पर, चलो, यही नहीं, मिसेस सेन ने अपना बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो,
और सेन साहब तो सचमुच बुढ़े ही नहीं लगते। लेकिन मानने लगे तो बात की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों के पास नहीं रह गई थी। मतलब 5 लड़कियां हो चुकी थी, अब इन लोगों के पास कोई मतलब ये नहीं रहा कि अब कोई बेटा होगा। उसके बाद तो हुआ था वो। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा क्वेश्चन पूछेगा, खोखा एक क्वेश्चन पूछता है, खोखा किस मामले में अपवाद, खोखा किन मामलों में अपवाद है? तो खोखा जीवन के नियम में के मामलों में अपवाद था। वह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियम के भी अपवाद हो। इस तरह मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो सिर्फ खोखा से ही हो सकता है, 5 लड़कियों से नहीं। 5 लड़कियों का नाम इस साल परीक्षा में पूछा गया था कि सेन साहब की 5 लड़कियों का नाम लिखिए। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 हुई तो क्या हुआ उनके घर में। लेकिन देखो इन 5 के लिए अलग नियम है, अलग शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन खोखा के लिए अलग दूसरा नियम है, उसकी दूसरी पढ़ने लिखने की व्यवस्था है। सेनों का कहना है, जो भी सेन साहब के घर वाले हैं, कहना है कि खोखा आखिर तो बाप का बेटा जो था, उसे इंजीनियर तो बनना होगा, उसे इंजीनियर बनना है। अब उसमें इसके लक्षण भी दिखाए थे, इसलिए उसकी ट्रेनिंग और शिक्षा की व्यवस्था दे रखी गई है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार सेनों के सिद्धांत ने बदल दिया। क्वेश्चन पूछेगा, सेनों ने अपना सिद्धांत किसके बदल दिया? तो खोखा के कारण। खोखा के दुर्ललित स्वभाव, दुर्ललित मतलब जो प्यार दुलार में लड़का बिगड़ जाए, उसके कारण सेनों का सिद्धांत बदल गया। सेन के मतलब घर में जो भी नियम कानून था सब चेंज हो गया, उसको बदलना पड़ गया इस एक उदंड बालक के कारण। अक्सर ऐसा होता था कि परिवार के दोस्त आते थे और भड़कीले ड्राइंग रूम में, उनका भड़कीला बहुत सा ड्राइंग रूम था जिसमें सब लोग बैठते थे और बातचीत होती थी। विषय का भाव, मान लो कोई बातचीत करते हैं, कोई सब्जेक्ट ना हो, कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक ना हो, तो चर्चा निकल पड़ती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। अब लोग अपने बेटा बेटे चले जाते थे कि भाई आपका बेटा क्या बनेगा, आपका बेटा क्या बनेगा। सेन साहब तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरसंदेशी साथ फरमाते हुए कहते थे, अपने लड़के को एक फरमाते फरमाते हैं, वह तो अपने लड़के को अपनी लड़की को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे। और क्या कर रहे हैं आजकल की पढ़ाई लिखाई, कहते बहुत बेकार है, फिजूल है। वह तो अपने तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपने तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो गया है। क्वेश्चन पूछेगा, खोखा यानी कासूस का नाम था, कितने साल को मरे थे? 5 साल। लोग कहते हैं कि वह किंग गार्डन स्कूल में भेज दो, लोग कहते हैं स्कूल में इसका एडमिशन करा दीजिए। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, कारखाने का बढ़े मिस्त्री आके 1-2 घंटा के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करे। इसका भी से मतलब ये देखिए कि औजार कैसे होते हैं, औजार से वाकिफ हो जाए और उसकी उंगलियां अभी से उस बात पर फिट हो जाए। और हिंदुस्तानी लोग समझते ही नहीं, ये कहता है किशन साहब कि भाई हिंदुस्तानी लोग समझते नहीं है, 5 साल का बच्चा होगा तो स्कूल भेज दो, स्कूल भेज दो। एक दिन की वाकया है, ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे कब सब कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी थे। साथ में उनका लड़का भी था जो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल जाता ही नहीं होगा। इससे पहले पत्रकार महोदय कुछ कहे जवाब दे, तो सेन साहब के सामने दूसरे बच्चे का तारीफ हुआ। सेन साहब को जलन हुआ कि नहीं होगा, मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। कुछ कोई पूछा कि आपका बेटा स्कूल जाता है क्या, वो पत्रकार महोदय से, तो उनको बोलने से पहले यही बोला, मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वही दोहराते हुए थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, लेकिन पत्रकार महोदय समझदार है, चलो अपने बेटे की तारीफ करते हैं तो करते नहीं। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने, एक जेंटलमैन, एक नेक इंसान बने, कुछ कुछ बने, उसका काम है, पूरी उसकी आजादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर पर शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग ऐठ कर गए
अब इनका तो हालत खराब हो गया। इससे मतलब इनको मिर्ची लगाना एक बात, ये तो बार बार अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे जबरदस्ती। वो नहीं, बेटा जो भी बने जेंटलमैन बने और जो भी बने उसका काम का हो, और उसके लिए पूरी आजादी है। अब ऐसा उत्तर सुन के यहाँ ईट कर रह गए। तभी बाहर शोरगुल को सुनाई दिया कि सभी उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा की, प्रकट की। उन्हीं के साथ सब लोग बाहर भी आ गए। बाहर से सब आकर सोफार जो ड्राइवर था, एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। ये भी क्वेश्चन याद रखना, एक औरत है जिसके पास 5-6 साल का बच्चा है, जिसे सोफार रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह बच्चा बार बार सोफर को झपटता था। अब कारण कुछ हुआ, कुछ भाई मुकाबला हुआ है। देखिए कहानी में पहले से पढ़ा हूं तो बताता हूँ। एक बच्चा है जिसका नाम है मदन। सेन साहब को देखकर औरत तो सहम गई। सोफर ने साहब से कहा, साहब के आगे कहा, देखिए देखिए ना, ये मदन गाड़ी को, जिसका लड़का जो 5-6 साल का है, इसका नाम मदन। तो क्वेश्चन पूछेगा मदन की उम्र कितनी है, तो 5-6 साल है। छुरा तो गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया, माने तो ये मुझे जा 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 मुझे जा जा करने लगा। मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, लेकिन ये अलग नहीं किया, तो ढकेल भी दिए थे। लेकिन मालिक से झूठ बोल रहा है और वो मुझको मारने दौड़ा पड़ा, मुझे मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामा खाम मुझसे उलझ रही है, यानी मदन की माँ भी मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उनको बेचे को ढकला था, उसे घुटने से खून आ रहे थे। लेकिन सेन साहब के सटे होठो, लेकिन सब बड़ी रईस है, ये मध्य वर्ग के लोग हैं। और कहानी इन दोनों के बीच यही है कि मध्य वर्ग के लोग के पास कोई मतलब, बहुत उनको मतलब दबा के रखा गया है एक बड़े परिवार के द्वारा। उस समाज का ये उजागर करती है कहानी। लेकिन उनका जो ओठ सटा हुआ देखकर, उनका ओठ देखकर पूरा उनकी माँ, मदन की माँ जो थी वो तो भाई पूरा डर गई थी। सेन साहब के बड़े संयम और कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह ऐसी हरकत न करे। बस इतना ही बोले। क्या बोले? मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह ऐसी हरकत न करे। बस इतना ही। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से, तो कौन सा घुटना? बाएं घुटने से खून निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, वो गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे, भाई किराने के बेटा है, सेन साहब के एक ड्राइवर ने ढकेल दिया, तो इसमें कौन सा बड़का बात हो गया भाई? वो कहानी कितना भी मस्त है। मतलब एक बड़े लोग के ड्राइवर भी एक गरीब के बेटे को ढकेल ले रहा है, किराने के बेटे को, तो क्या हो गया? अरे भाई ड्राइवर बड़े इंसान का है। ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खट खट के आवाज सुनाई दे रही थी। साहब लब के सोफर भी दौड़ा और सीढ़ी से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों को चले। सभी ने देखा कि सेन साहब का खोखा गोद में लेकर अब देखिए इनका बेटा है, ये ठोक ठोक कर रहा था, तो कोई बात नहीं है। हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे, और मोटर की पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सब शीशे बैकलाइट फोड़ दिया है, फिर भी सेन साहब मुस्कुरा रहा है, देखिए इनका बेटा है कि नहीं। और दूसरे की बेटा खाली सिर्फ गाड़ी छूने मात्र से उसको ढकेल उसे बाएं घुटने से खून निकाल दिया गया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोग, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। याद रखिए जो बेटा खोखा है उसका नाम क्या है? कासू है, जो 5 साल का था। और मदन जो था 5-6 साल का था। मोटर के पीछे हरदम पड़ रहा था, ये इंजीनियर बनेगा, मोटर के पीछे पड़ता, देखो सर फोर फार कर रहा है, इनको बड़े इंजीनियर बनेगा, वाह। उसके कल पुर्जे को अभी से इतने दिलचस्पी है, बहुत इसको दिलचस्पी है, देखता है कि बैकलाइट में क्या है, मैं क्या क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। ये हीलियम में नाइट्रोजन चेक करना चाहता है। गजब है भाई। सेन साहब खोखा के जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले, और उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो समझ पाते इसमें शक ही था गया। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे। सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजे खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पड़ी। देखो सारा लोग गाड़ी के चक्के का हवा निकाल दिया है। उन्होंने नजदीक जाकर कहा, देखा, और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़े, कुछ हिचकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू हवा निकाल दी हो? ड्राइवर जरा दूर चक्कों को भी देख लो, पंप तो नहीं है। कासू ने हवा निकाल दी, और ड्राइवर ने दूसरे चक्कर को भी देखा तो पंप लेकर आया, हवा भर दो। और कुर्सी, अच्छा हाँ, गाड़ी का सब हवा निकाल दिया था। कुर्सी बोले, भाई कुर्सियां लॉन में लगवा दो, मतलब जहां पर लोग बैठते हैं, तब तक हम यहाँ बैठेंगे। बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी,
दूसरे पीछे चक्के की भी हवा निकली हुई थी। ड्राइवर ने एक चक्के का हवा लगा दिया, भर दिया। बोला सर पिछले बार का भी हवा निकला है, काश। अभी देखा था काम तो ड्राइवर का है, काम तो कासू बाबू का मालूम पड़ता है। कासू बाबू बोला जा रहा है, गाड़ी का हवा निकाल दे रहा है, शीशा फोड़ दे रहा है, तो उस बेटे को बेटा बोला जा रहा है। लेकिन वही गरीब का बच्चा है, थोड़ा सा कुछ कर दे रहा है, छूने मात्र गया था तो उसको ये हाल किया गया था। मुखर्जी साहब, एक और मुखर्जी साहब वहां पर है, जिसको मुखर्जी हम बोलेंगे। मुखर्जी साहब सकुशल, उनकी गाड़ी का सकुशल थी, मतलब कुछ बात नहीं। पत्रकार महोदय परिवार के साथ चलते बने, उनकी गाड़ी ठीक से चल दिया आगे। सेन साहब और मिश्रा सिंह लॉन की कुर्सियों में बैठकर बातें करते हुए बातों को सिलसिले में सेन साहब ने बताया कासू ने इधर चक्कों की हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। हिकमत तो एकदम समझ गया कि हवा निकाला कैसे जाता है। मौका मिलते शरारत कर गुजरता था। अपना ख्याल था कि इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी बिल्कुल है, वो इंटरेस्टेड है, इंजीनियर बनेगा। इसी तरह दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक चक्कों में पंप नहीं हो गया या चक्का में हवा भर जाता तो लोग बात कर रहे थे अपने में। मिर्जा सिंह रुख शरत नहीं हो गए, जब तक कोई चलने नहीं गए तब तक की बात होते रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को बेरा को मदन के पिता गिरधरलाल को बुलाने की फैक्ट्री में कहा। देखो बेरा को मदन के पिता गिरधरलाल को जो उनके फैक्ट्री में किराने और आटे में कोने में थे, आउट हाउस में आता था, बुलाने का हुक्म दिया। किसको? बेरा को। कोई बेरा होगा वहां पर, उसको बोले कि भैया मदन के पिता गिरधरलाल को बुला के लाओ। यही मदन जिसकी गाड़ी छूने की हिम्मत की थी और उसको ड्राइवर ने ढकेला था और कुछ बहस हुआ था और इनके पिता को बुलाया जा रहा है। लगता है जब जरूर कुछ खास बात है भाई। और यही उन्हीं की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में ही भाई किरानी के काम करता था ये गिरधरलाल, और इनके बेटा था मदन। गिरधरलाल लाया सेन साहब के सामने, झिर से झुकाकर हो गया, सिर झुकाकर खड़ा हो गया और ऐसे जैसे खून के जुर्म में कैदी हो और सेन साहब जज है, ऐसा मतलब थोड़ा सर झुकाया हुआ है, लगता है कोई अपराध किया हो। सेन साहब ने ठंडी बैलेंस आवाज में कहना शुरू किया, एकदम हल्की आवाज में, देखो गिरधर, मैं नहीं चाहता, मदन आजकल बहुत सीख हो गया, सीख मतलब बहुत ढीठ हो गया है। मैं तुम्हारी तरह उसकी भलाई चाहता हूँ, जिस तरह मैं तुम्हारे को अपनी नौकरी में रखा हूँ फैक्ट्री में, उसकी मैं भी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया, देखो गाड़ी छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार गाड़ी को गंदा किया वो अलग, और ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मैंने उसे, और मेरे सामने डरने के बदले मेरे सामने डर भी नहीं रहा है और झपट रहा है ड्राइवर के पास। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोरगुंडे और डाकू बनते हैं। बहुत बहुत खतरनाक बात बोले थे, ये क्वेश्चन परिचय में आता है। गिरधरलाल कभी कभी जी कह देता, कभी सेन साहब के भाषण जारी था। उसकी हालत तो क्या थी तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। सेन साहब के भाषण जारी था, बोले कि उसकी हालत क्या थी, क्या होती है तुम जानते हो। सेन साहब बोले जो ऐसा काम करता है उसकी हालत क्या होती है तुम तो जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो और तुम जाओ। मतलब जो गाड़ी छूते उनकी हालत क्या होती है तुम जानते हो। ड्राइवर को धमकी दे रहे हैं। उस रात गिरधरलाल के क्वार्टर में आते ही मदन की चित्कार, जिसे क्वार्टर मदन ड्यूटी से लौटा गया घर पे और इनके बगल में रहता था वो, तो मदन को जो मार, उसके पिताजी बहुत मारते थे, उसकी चित्कार चित्कार मत रोने की सब सुनाई देता होगा। सेना को आरामदेह सानेगार गुजर गया। आरामदेह, आरामदेह मतलब जो आराम करने वाला जो सैनिक, जो महल था इन लोग का, वो गूंज रहा था। बच्चा चिल्ला रहा है, मारे जा रहे हैं, उसके पिता मारते थे गिरधरलाल। अब इन लोग को तो अच्छा लगता होगा भाई चलो पिटा रहे। आराम के खलल खलल पड़ने में से कुछ झुंझला कर पिता से, देखो इनको आराम मिला कि चलो उनका बेटा पिटा रहा है। अपने धन पत्नी से क्या कहते हैं, समझदारी की बात, समझदारी की बात कही कि गिरधर खुद समझदार आदमी है। देखो बेटा को मारा था, गिरधर समझदार है, उसकी बीवी ने ही उसकी लड़की को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है कि उसकी मत, मेरी तबीयत तो हुई कि कम वक्त की खाल उधर दी, ये बोल रहे थे। गिरधर ने ऐसी कराई रखा, जिस मदन को पीट रहा है, बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, बोले कि इसका दवा यही है, खूब पिटाते रहे तो सर ठीक हो जाए। उसको इंग्लिश में बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पायरल द चाइल्ड। स्पेयर द वर्ड, स्पेयर द वर्ड, रॉड, रॉड स्पेयर मतलब रॉड से पिटाई करो, एंड और स्पायरल द चाइल्ड, तो ये बच्चा भी ठीक ठाक रहेगा। माता सेन की नींद उछट गई थी। उन्होंने मदन की कतार चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति के बकबक, अब देखो सेन साहब की जो पत्नी है ना,
उनका मदन की जो बेटा रहा था तो उस आवाज से उनको तो दिक्कत नहीं रहती, जितने जितने भाषण देते थे खूब बकबक करते रहते थे, तो उनका नींद उचट गया था, नींद उड़ गया था उनका। अब उनको नींद नहीं आ रही थी। चलिए मैं कुछ ये लिख लेता हूँ, अब मैं ये देख लेता हूँ, आपको एक महत्वपूर्ण लाइन पढ़ देता हूँ। देखिए, एक दिन दूसरे दिन की बात है, बेढंग मामला हो गया, गजब मामला होने वाला है। अब सेन साहब के बेटे जो हैं ये खेलते कूदते चल जाएंगे गांव के बगले में, बगल वाली मिजा निकलते हैं जहाँ धूल मिट्टी में मदन पड़ोसियों से आवारगर्द छोकरे में जो भी आवारा लड़के उनके साथ लट्टू नचा रहा था मदन। तो क्वेश्चन पूछेगा मदन क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी भी तबीयत में चल रही, एक मन करना हमें लट्टू नचाएंगे। अब तो भाई ये तो अपमानित था, जब इसके घर में गया था एक बार गाड़ी छूने चाहा, तेरा ढकेला गया था, अपमानित किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। अब तो भाई इसके गली में आए हैं, और किसकी मजार जो छेरे दिलेर को, और किसकी मजार जो छेले छेरे दिलेर को, और गर्दिश में तो छेड़ते भी है कुत्ते शेर को। मतलब गर्दिश में तो भाई कुत्ते भी शेर को छेड़ देते हैं। अब दिलेर ये तो भाई मदन एकदम डाउन है अपने इलाका। अब आए कासू बाबू, देखो क्या होता है इनका हासिल। भाई कहता है मदन ने क्या कहता, हमको भी लट्टू खेले, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। इंग्लिश मार रहे हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। अब दूसरे लोगों को कोई खास खास उज्र नहीं था। खोखा अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। खोखा उसको अपनी जमात में नहीं लेना चाहता था, पर उनके अपमान, क्योंकि उसके अपमानित किया गया था। प्रताड़ित लीडर अपमानित भी हुआ है, प्रताड़ित भी है, और ये लीडर भी है अपने गांव का। इसको ये बात मंजूर नहीं था। उसने छूटते हुए जवाब दिया, अबे जा भाग यहाँ से, बड़ाया है, लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे पास, जा अपने बाबा की मोटर पर जाके बैठ। बहुत मजा दिया। कासू पब्लिक साला, कासू भी तो बहुत खचरा था, क्योंकि भाई खोखा जो भी था अपने बहन को नौकर सबको मारते फिरते था। कासू तो उसमें आ गया, वो उसी उम्र में नौकर पर अपनी बहनों पर हाथ चला देता है छोटा छोटा सब पर हाथ चला देता है। और क्या मजा लगी उसे कोई दूर कुछ कर दे। अब ये इतना खुद आवारा लड़का था मदन। कासू जो थी, खोखा जो था बहुत ये लड़का था, इसको कोई किसी पर हाथ छोड़ देना इसके लिए मामूली बात थी। उसने आओ देखाना था, मदन को एक घूसा रसीद दिया। रसीद मतलब एक घूसा उनको दे दिया, ले लीजिए। अब मदन भी भाई चोर गुंडा डाकू बनने वाला है, कब मारने वाला है, झड़ से टूट पड़ा, इनका इलाज करने लगा। दूसरे लड़के जरा हटकर दोनों के मजा ले रहे हैं। लड़के तो मजे होते हैं ना देख, लेकिन कोई लड़ाई हड्डी और मांस की, देखो लड़ी थी, हड्डी और मांस क्यों बोला जा रहा है? हड्डी बोले तो मदन जी तो भाई दुबले पतले हैं, ये मोटुआ है, घर से खाए पिए लड़का है, बंगले के पिल्ले और गली कुत्ते की लड़ाई है। बंगाला का एक पिल्ला है, नहीं ना भाई, जो भी कुत्ते पालतू होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो हम लोग विदेशी कुत्ता पालते हैं, और एक गली के कुत्ता, जानते हैं गली कुत्ता कभी हारेगा? अरे शहर के मतलब एक मोहल्ले के लड़के हैं, गांव के एकदम आवारा लड़के से जीतेगा, मार के गर्दन झाड़ देगा। आते में यही हुई कि लड़ाई रहती तो कासू शेर होता, और यही आते में उसके घर पे लड़ाई होता तो शेर होता, कोई लड़का डरता ये खूब मारता। लेकिन वहां से तो 1 मिनट बाद ही वो रोता हुआ भाग चले। 1 मिनट में तो रोवाइए दिया, घर है उनका कि सब सहेगा, मारत मारत मदन की हालत खराब कर दिया। और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले में उसकी मदद करने के खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों की, क्योंकि बच्चे, और यही लड़ाई महल और झोपड़ी में होता है, तो महल वाले जीत जाते, क्योंकि झोपड़ी वाले सामने नहीं कर पाते, सब लोग डर जाते। लेकिन बच्चों में कहाँ किसी में उतना हिम्मत बुद्धि है कि भाई सेंसर के बेटा पिटा है, मदना मार रहा है, चलो छोड़ा दे, ये सब किसी को डर नहीं था। पिटा रहे थे, पिटाने दो भाई, बच्चों में इतना अकल कहाँ है। चलो, उन्होंने अपने दुर्मदनीय लीडर मदन, सब अपने अपने मदन का भाई लीडर था, उसको भाई किया, और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत सहमत हुए, तितर बितर हो सब भागे इधर उधर। ऐसे तो तो चल गया, मदन घर नहीं लौटा। अभी समझ था भाई हम तो पिटाएंगे आज, लेकिन जाता ही कहाँ, 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे की से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके भाई उसके लिए मार खाना मामूली बात है, जानता है पिटाएंगे तो डेली डेली मार खाते हैं, चलो आज मार खाएंगे, तो गलती की है तो आज मार खाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा मदन के लिए क्या मामूली बात है, तो मार खाना उसके लिए मामूली बात है। डर तो उसको ये था कि आज मार थोड़ा
बाकी दिनों से बुरी होगी। बाकी दिन तो पिटाते थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज पापा जहाँ काम करते हैं मालिक के पास, उनके बेटा को मारा हूँ। आज क्या होगा मेरा, आज तो बुरा हाल होगा। लेकिन उपाय ही क्या था? वह पहले रसोई में घुसा, माँ नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना पहले खा लिया। बोले बोले खा ले, पिटाना है तो बोले खा लो भाई। फिर दरवाजे के जाकर पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश किया। उससे बात तजुब हुआ। उसके बाबू आज गरज नहीं रहे थे। अब समझ रहे पापा तो गुस्सा में नहीं है, पापा खिसा नहीं रहे हैं। बड़ा तजुब हुआ इसको कि क्या बात है, आज हम इतना गलती करके आए हैं, पापा आज गुस्से में नहीं है। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे उन्होंने ठीक से सुना नहीं, तो बाबू ने झल्लाकर, मतलब इसके पिता ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाए ना, साहब ने कह दिया, नितिन साहब ने कहा है, सिर्फ यही कहा है कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। बस इतना ही सुना दिया। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। ये नहीं कह रहा इसको मारने पीटने की कोई बात नहीं चल रहा था। उसकी सजा तजीब होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चरपाई की तरफ सोने के लिए चला। अंधेरे में उसका एक पैर लोटा से टकरा गया और लोटा का ठन से आवाज आया, ठन ठन। अब गिरधर भी बाहर निकल गया। मदन की अम्मा उसके साथ थी। मदन चौंका, घर अभी तो भाई आवाज इस लोग तरफ सुन जाते हैं, लेकिन अब तो पैर सट गया लोटा में। उसके बाद से पापा जी के आगे हैं। अभी चौक और घूमा, पीछे घूमा तो मार खाने के लिए एकदम तैयार है। अब छाती टाइट कर लिया, मारा पापा, मारा बाबू। आज अपने हाथों के बीच में पूरा हाथ टाइट कर लिया। और मदन अक्सर उसके पिता के हाथों से पीटते थे। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, बाबू खाली हाथों से मारते थे। बहुत पीटने पर होता भी था, मगर बहादुरी के साथ। बाहर है लड़का, क्या मस्त लड़का है, बहादुरी के साथ रोता है। कुछ लाइन बच्चे आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा शायद, आप पढ़ लीजिएगा, और शायद मेरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, अब देखिएगा। गिरधर निसहाय एकदम आराम के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन अपने दांत मिच लिया था, अभी दांत की आ रहा है, अब मारेंगे बाबू, अब मारेंगे। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था। अचानक वो ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी के बादल हट गया। उसने लपक कर अपने मदन के हाथों से उठा लिया। वाह, बेटा पिटाने के लिए रेडी था, लेकिन पापा तो उसको उठा लिए। अब ये हक्का बक्का रह गया। मदन था, हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब भाई कोई काम आपके विपरीत हो जाए तो आपको ऐसा ही होगा ना। सोचो आप परीक्षा दे रहे हैं, आप उम्मीद पेपर दे के आपका नंबर सोचा कि सर मेरा इस बार तो मान लो नितेश भाई, वो अपने स्कूल के पेपर बच्चा है, उनके बात तो कर लेते हैं। मान लो नितेश कुमार परीक्षा दे कर रहे हैं, ये सोच रहे कि मेरा तो भाई इस बार फेल पक्का है, इनका फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो ये हक्का पक्का नहीं रह जाएंगे। वही बात हुआ है। पिटाने के बदले में बच्चे इसको पिताजी से गले हाथ से उठा लिए हैं। अपने पिता को दिख रहा था, उसे याद नहीं कि पिता ने उसे कब इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी होता तो गिरधर उसे उस बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए नौकरी से निकालने जाने पर मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने बे खोखा के दूध तो डाले क्वेश्चन पे। हाँ हाँ, पिताजी समझ रहे थे। ये कहानी इस तरह समाप्त होती है। और मैंने पूरा कोशिश किया कि लेक्चर को कम समय में बहुत मस्त समझाया हूँ। मैं बाकी जैसे यूट्यूब जैसे नहीं हूँ कि मैं अपने वीडियो को व्यू बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वीडियो को लंबा कर दूं और फालतू में सहाय लोग करते हुए वीडियो को लंबा करूं। मेरा पूरा उम्मीद है कि मेरे वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे। ये वीडियो बहुत मैंने मेहनत से आपको पढ़ाया है। मैं सुबह में उठा था बच्चे जी आपके लिए, देखिए अभी सुबह के 4 बज रहे हैं, फिर भी आपके लिए लेक्चर रेडी है। और इसके रहे प्रश्न अभ्यास। मैं एक बार प्रश्न अभ्यास आपको दिखा देता हूँ। बच्चे सारे प्रश्न अभ्यास नहीं, जो हाईलाइट किए गए परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन आप सारे प्रश्नों का एक बार आंसर जरूर कोशिश कीजिएगा, जरूरी होता है। मैं चलिए आपके लिए चलता हूँ अपने नोट्स के पास, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत हो गया। चलिए, ये रहा आपका कहानी। और इसके एक शॉर्ट नोट्स है जो आपको याद, मतलब जब भी आप अपने नोट्स को पढ़िएगा, पेज पढ़िएगा, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। किताब तो बच्चे मस्त पढ़िए, किताब तो पढ़ना चाहिए, कहानी को पढ़िएगा, जरूरी होता है। अब कहानी का संक्षिप्त परिचय आपको लिखना चाहिए। पता है क्यों? कभी पेपर में सारांश लिखने के लिए चला दे तो क्या करिएगा, आप हेडिंग डालेंगे
विष के दांत कहाँ से ली गए थे? विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। यहाँ तक हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी का संक्षिप्त परिचय लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखना है? संक्षिप्त परिचय में आपको वही जो मैं प्रश्न में समझाया था वही लिखना है। मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिखना है, आपको ये पूरा लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए। कुछ बच्चों को सर मन में डाउट होगा, सर हमको आप कितना लिखवाते हैं? बच्चा जी समझिए, आपके राइटिंग में होता है कि नहीं, आप इसको लिखो, समझो राइटिंग के पर्पज से लिख लो ना इसको, दो काम फायदा होगा। ये कहानी का संक्षिप्त विवरण है। अब चलिए, अब कहानी के बीच बीच में कुछ कुछ बातें हैं। सेन सब की रंगकारी जो इसकी कीमत कितना है? 7,000 है। सेन सब के ड्राइवर का नाम क्या है? सोफर है। हो गया। मोटर को किसको खतरा था? तो सिर्फ वो कैसे हो सकता था? अब जो भी कहानी पा रहा है इसको लिखेंगे तो वो पूरा कहानी फिर से दोबारा एक बार रिकॉल हो जाएगा आपके माइंड में। आइए प्रश्न अभ्यास। आपके क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के साथ स्पष्ट करिए। पेपर में सवाल आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में की जाने वाली लिंग भेद। आपने देखा लिंग भेद, बेटी को अलग शिक्षा और बेटों को अलग शिक्षा थी। देखो बच्चों के लिए पालन पोषण भेदभाव था। 5 लड़कियों के लिए अलग नियम कानून थे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए था। लेकिन खोखा लिए कोई नियम नहीं था। खोखा किन मामलों में आता था? खोखा जीवन के नियम का अपवाद, और यह स्वाभाविक नहीं था कि वो घर के मामलों के नियमों में अपवाद हो। मैंने बुक का ही एकदम कंटेंट लिखा है, आप शॉर्ट में याद कर सकते। खोखा घर के मामलों में अपवाद था, घर के नियमों के मामले में अपराध था। सेन दंपति ने खोखा की संभावना क्या देखते? संभावना यही देखते थे कि भाई तो वही इंजीनियर बनेगा। हो गया। चलिए अब व्याख्या करने वाला क्वेश्चन आता है, जिसे ऐसे लिख देगा, व्याख्या कीजिए। लड़कियां क्या कठपुतली हैं और उनके माता पिता को इस पर बात पर गर्व है, इसकी व्याख्या करो। तो बात आपको यह था ना, हम लोग पढ़े थे, और उनकी बेटी है जो सुशील है, पूरा मूर्त के समान है, और उस पर उनको गर्व क्यों नहीं होगा? कोई समान तोड़ती फुर्ती भी नहीं थी। लेकिन आपको एक बात सीखना पड़ेगा, जब भी व्याख्या से क्वेश्चन आता है, चाहे काव्य खंड से हो या गद्य खंड से, आप लिखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के 20 जो चैप्टर का होगा, जो शीर्षक का लिया गया है, और उसके लेखक का नाम आपको जरूर लिखना है। इतने लिखने से आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चा जी, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन आता है जब भी ये वाला आएगा। एक और व्याख्या है, खोखा का दुर्ललित स्वभाव उसके अनुसार सेनों ने कोई बदल दिया। दुर्ललित में जब बच्चा भी बिगड़ गया था प्यार दुलार में, तो भाई बाकी लोग को भी अपने सिद्धांत को बदलना पड़ गया। एक और व्याख्या है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर जो गुंडा डाकू बनते हैं, इसकी व्याख्या करो। तो ये भी आप व्याख्या कर सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। व्याख्या करें एक बार, इसको मैं थोड़ा सा रोक दूं, नहीं आपको स्क्रीन कटे कहीं हो सकता है, फिर क्लास एक तो रिकॉर्डेड है तो एक बार अच्छे से बन जाना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे आप। व्याख्या करना है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गए। कौन? वही खोखा कासू। लेकिन आप लिखिए ना, प्रस्तुत पंक्ति हमारी किस कहानी से ली गई है, ये आपको याद होना चाहिए पेपर में लाइन। इसीलिए बच्चे समझते सिर्फ गाइड पढ़ने से आपके नंबर आएंगे, नहीं। अब जब तक किताब की लाइन आपको याद नहीं, कैसे करेंगे? जरूर कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं बच्चा जी, आपको बुक से कुछ भी पूछा सकता है। तो मैं तो अभी पूरा बुक चैप्टर पढ़ाया हूँ, तो पूरा मेरा सलाह है कि सारे क्वेश्चन एक बार आप देखेंगे जरूर। जो आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है तो छोड़ देना है, बाकी जो थोड़ा आपको लगता है कि इसको अभ्यास करना पड़ता है तो अभ्यास कर लीजिएगा। भाई मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ है, तो लेखक क्या बताना चाहते हैं? तो लेखक ये बताना चाहते हैं कि भाई एक इनमें सामाजिक मतभेद है। एक मध्यम वर्ग के लोग और एक उच्च वर्ग के लोगों में क्या भेद है दिखाया जा रहा है। इसमें और थोड़ा से अच्छे से और एक बात याद रख सकते हैं आप लोग कि ये भी बताया गया था कि भाई मान लो सेन साहब एक बड़े उच्च वर्ग के लोग हैं, एक मध्य वर्ग का बेटा है, और सेन साहब को ड्राइवर ने ढकेल भी धक्का दे दिया, तो इसमें कौन सा बुरा बात है? यानी कहानी तो ऐसा है कि ये ऐसा बताना चाहते हैं लेखक कि एक
गरीब के बच्चे के खून की कीमत, मध्य वर्ग के बच्चे के खून की जो खून निकल रहा है उसकी कीमत एक गाड़ी को गंदा हो जाने से भी मतलब बहुत ज्यादा है। आप इस भावना को भी पेपर में लिख देंगे अपने भाषा में, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी है। अब बीस सिद्धार्थ कहानी के कौन नायक है? तो नायक तो मुझे मदन ही लगा, और भी वही लगा होगा। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया भाई? रखा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके पिताजी हर दिन मारते थे छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन पहली बार उसके पिता ने उसे हाथ से उठा लिया। ये थोड़ा क्वेश्चन आया था 2017 में कि 16 में या 11 में कि बीस सिद्धार्थ कहानी का सारांश लिखिए। सारांश मतलब पूरा कहानी लिखना पड़ेगा उसके संक्षेप में। तो मैं कोशिश किया हूँ कि पूरा छोटा में लिख दूं। आप इससे भी छोटा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना ये 5 नंबर में आता है तो इसमें देता है, आपको थोड़ा लिखना पड़ता है, 1 पेज तो लिखना पड़ेगा कम से कम। तो मैं यही 1 पेज लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। और पूरा कोशिश किया हूँ कहानी का हर टॉपिक कवर हो जाए, हो भी गया है। सेन साहब की 5 लड़कियों के नाम लिखे 2025 में आया वो क्वेश्चन है। मैंने इतने क्वेश्चन कराया, मेरे ख्याल से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद मैं आपको न कराया हूं, लेकिन ये आप एक बार देख लीजिएगा। हो गया। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया था कि रसक अर्थ क्या होता है? तो कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर शब्दार्थ, आप न लिखिए इसको, लेकिन अपने एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, शब्दार्थ। हो गया। चलो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मैक्स मिनट को, लेकिन क्या सारे चैप्टर फिनिश हो गया? मैं बच्चे जी आपको सलाह दूंगा कि 1 पेज मेरे लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे पेपर दिए आप, 1 पेज छोड़िएगा क्वेश्चन आंसर के लिए। उसके बाद हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव आपके लिए पहले तो करके लाया हूं। चलिए, तो बताइए आपको कौन क्वेश्चन भारी लग रहा है? ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? 20 का नहीं, जैसे कि किस वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करता है? तो ये मध्य वर्ग के। 20 कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र तो सेन साहब है। मदन और मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हो गया? लट्टू खेलने के अलग से, दौड़ने के अलग से। भाई लट्टू खेलने के कारण नहीं हुआ था। मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये बात किसका कथन है? तो ये मिसेज सेन का ही है। मदन कौन है? सुफर के बेटा है गिरधर लाल, अभी गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा है और किसके नहीं। मदन ने कासू को कितने का तोड़े? भाई दूधू का तोड़ा था उनका, दूधू को। ये दूध बजे 4 हो जाएगा, दूधू का तोड़ा था उसको। भाई कुछ क्वेश्चन के ना मतलब गजब है, मतलब उसके आंसर भी अभी भी मुझे तो लगता है कि डाउटफुल में चलता है। देखिए, अगर ये लाइन लिखा गया है तो इसका आप क्या आंसर निकालेंगे? एक बार आपको मैं छोड़ रहा हूँ। देखो पिताजी बोल रहे थे खोखा के दो 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 तोड़ दिया, दो दो, तो दो दो मतलब 4 हो सकता है क्या? हाँ, एक बार इनका थोड़ा समस्या सुलझा के बताइएगा उनको। मैं इसमें थोड़ा चंबित हूँ कि 2 हम लोग करते हैं, 2 करते हैं, लेकिन दो दो तक तो रहे तो क्या 2 2 हम 4 कर सकते हैं क्या? फिलहाल इसका आंसर हम यही करके जा रहे हैं। एक बार आपके लिए क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। अपने टीचर से थोड़ा सलाह लीजिएगा कि आपके स्कूल के टीचर इस पर क्या बोलते हैं कि सर पिताजी बोल रहे मदर तुमने दो दो तोड़ा है, तो इसको मैं ऑप्शन में 4 को टिक मारूंगी, 2 मारूंगा। सर ऑब्जेक्टिव इतना ही नहीं, नहीं ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं बच्चे जी, मैंने बहुत सारे पेपर में मिला भी नहीं पाया, मेरे पास टाइम का अभाव था। तो लेकिन कोई बात नहीं है बच्चे जी, अपने पास है ऑब्जेक्टिव की बुक, हम वहां से करा दे रहे हैं आपको। आखिर इसमें पैसा लगा है तो किस कमाएगा ये? देखिए हमने बच्चे जी ऑब्जेक्टिव खरीदा है, आप भी बच्चे खरीदे होंगे। चलिए, तो ये 20 के साथ आपके चैप्टर था। आते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट जो अब याद होने चाहिए बच्चे को, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे सब कुछ लिखवा दिया गया है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर बच्चे ऑब्जेक्टिव भी करके आते हैं पेपर में, सभी सारे ऑब्जेक्टिव सही 50 तो आपके फर्स्ट डिवीजन बहुत आसानी से आते हैं। किसके अनुसार ने सिद्धांतों ने अपने सिद्धांत को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, खोखा के अनुसार।
चलिए अगले क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडा डाकू बनते हैं, इस पंक्ति किस कहानी के पात्र है? यह पंक्ति किस कहानी की किस पात्र ने कहा है? तो सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने। बाबा अच्छा क्वेश्चन है, ये सेन साहब ने कहा था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो भाई जन्म मरण तो मैं बच्चों पर छोड़ देता हूँ कि आप लोग जन्म मरण हमेशा पे याद रखें, जरूरी होता है। 18 फरवरी 1916 में हुआ था इनका जन्म। 1916 में हुआ था 18 फरवरी को। खोखा के कितने दांत किसने तोड़े? तो मदन के दोस्त ने, मदन ने तोड़ा था, दोस्त तो नहीं तोड़े थे। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? सारे बताइए, जल्दी जल्दी बच्चे करेंगे। चलिए ना, सेन साहब की आंखों तारा कौन है? आंखों तारा भाई वही है, कार, खोखा, खोखी, तो सभी। मेरे ख्याल से आंखों का तारा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करवाएगा, नहीं बनेगा। 6 का आंसर में देख लीजिए, एक बार इसके आंसर में मिलाइए लेते हैं, क्या कहते हैं आंसर वाले। चलो, तो इसमें 6 का आंसर दिया गया बी, बिल्कुल सही दिया गया। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे? किससे? खोखा से। लड़कियां तो पांचों सिल पर ढड़ी, ये लड़कियां तजीब तमीज की है, जीते मूर्त हैं। यह किस गद्यान से लिया गया है? तो ये लिया गया है 20 के दांत से लिया गया है। 8 हो गए। चलो बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, सारे क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपके पास बुक खरीदे आप लोग तो कोई जरूरत नहीं लिखने का। चलिए यहाँ से आते हैं। 20 के दांत कहानी शीर्षक किस वर्ग के? ये तो मैं क्वेश्चन अभी कराया हूँ, मध्य वर्ग के। सीमा रजनी, आलू शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन है? तो ये बहन है मदन की, खोखा की बहन है ये लोग। बहन पूछा इसीलिए, बेटी पूछता तो हम उसको पढ़ते। 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर जल्दी लिखिए। तो वो जल्दी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ में। नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? भाई तो पटना के बदरघाट में हुआ था। कविता, हिंदी कविता के प्रवर्तक कौन है? मैक्सिमुलर नलिनी मिश्र शर्मा। किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती थी मूर्त हैं? तो ये सेन साहब की लड़की है। गिरधरलाल सेन के फैक्ट्री में क्या करता था? भाई किरानी काम करता था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मिस्टर सेन साहब का। ये मिस्टर सेन साहब का, सेन साहब। ये नंबर हो जाएगा। विस्क दांत पाठ की विद्या क्या है? ये कहानी है। क्या ये कहानी है? सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो भाई बिजनेसमैन और इंजीनियर। सी आंसर हो जाएगा। अपने तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। सी आंसर हो जाएगा, सी। 18, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, यह स्वाभाविक है कि नहीं? हो भाई ये पूछा गया किस पाठ से लिया गया? तो 20 के दांत। ऑप्शन ए। खोखा के पिता कौन है? खोखा के पिता सेन साहब है। मैं ये चाहता हूँ कि जेंटिल में जरूर बने। ये क्या? ये पत्रकार महोदय ने कहा था, कुछ बनने आपको काम पूरी आजादी रहेगी। यह बात किस कहते? ये पत्रकार महोदय ने। सॉरी, अखबार नाम इसका है। और यार क्वेश्चन थोड़ा सा वेट 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 वेट, सही है, पत्रकार महोदय ही होगा। गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर के बेटा मदन जी है। और गिरधर कौन है? तो किरानी साहब है। नाम बुढ़ापा का तारा है खोखा। नले में जो शर्मा द्वारा कहानी निम्न में कौन सी है? तो 20 के दांत। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? तो उसके भाई मार खाना मामूली बात था। मार कोई पिटाई। 25 हो गया। 26 में आते हैं, जल्दी बजाओ जाइए। अब वकीफ शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए जल्दी से बताइए। तो शब्दार्थ बोलते हैं ना कि नहीं पूछता है, देखिए पूछा गया है। वाकिफ
वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मैं बच्चों को एक बार तो शुरू में दिखाया था, एक बार दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, इन पे थोड़ा ध्यान कम देते हैं। वाकिफ, देखिए ये पूछा गया है, रसद पूछा गया है। वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। क्या होता है? परिचित। परिचित होता है, परिचित होता है, परिचित होता है। नलिनी मिर्जा शर्मा की माता का नाम क्या था? आगे ना लेखक की जीवनी से क्वेश्चन। हाँ, उनके माँ का नाम बताइए। पिता का नाम और माता का नाम दोनों याद रहना चाहिए। माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, सुशील लड़के थे भाई, एकदम सुशील, मूर्त की तरह। मदन किसका बेटा है भाई? मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का बेटा है। विश्व शीर्षक पाठ कहानी संग्रह लिया गया है, तो ये लिया गया है 20 के दांत और अन्य कहानी संग्रह से लिया गया। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सीमा रही सिपाही पांचों और किसकी? क्वेश्चन से पूछे गए थे, तो भाई किसकी बेटियां हैं? देखो ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पूछा गया है लिखने के लिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? काली रंग की है। सेन साहब की नई मोटर कार पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर किसने किया? भाई ये तो कासू बाबू का ही काम था, बोले थे ना पापा जी, ये तो कासू बाबू काम है, खोखा काम है। खोखा भी हो सकता है ऑप्शन में, कासू भी हो सकता है ऑप्शन में। किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ शिक्षा थी? तो खोखा के लिए। दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महापोध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे कौन? तो ये थे नलिन मिलुचंद शर्मा। नलिन काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल एंड नई मोटर कार थी, किसकी थी भाई? तो सेन साहब की थी। मदन खोखा के कितने दांत तोड़े? एक बार इनका आंसर मैं देखता हूँ और इसका क्या कहते हैं। हमने तो क्वेश्चन देखा ही था। 38। वैसे 2 ही दिया है, 2 दांत तोड़ा गया था। चलो, 39-20 की दांत कहानी में मोटर किस कार किसकी थी? तो ये सेन साहब की कार थी। खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन क्या करता है? लपककर अपने हाथों से बेटे को उठा लेता है भाई। नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? अक्सर तो झोपड़ी वाले, महल वाले जीतते हैं। रसक शब्द का अर्थ इस साल पूछा गया था, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या। मदन और पड़ोसियों के अर्धवर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन क्या कर रहा था? लटूना चाह रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह से बच्चा जी, इस तरह से आपके होते हैं सारे क्वेश्चन खत्म। क्या कुछ क्वेश्चन मेरे धुंधले पड़ गए क्या? मैं ध्यान में नहीं दिया। अच्छा, एक बार शॉर्ट में दिखाता हूँ। ये रहे 43 नंबर। थोड़ा बार बैक भी कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, एक ही बच्चा का मतलब कुछ भी साफ ना दिखे तो मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो काम किया वही काम अधूरा आ गया। हो गया। और बाकी क्वेश्चन इधर थे। हो गया। इस तरह से बच्चे जी आपके सारे इस चैप्टर के सारे मतलब मैंने बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि बुक भी बच्चे जी मार्केट में अवेलेबल है, ब्रिलियंट कंपनी के। आप इसको एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, कोई बच्चे देखो, आप कितने पढ़ाई की, 2-3 चीजें बच्चों को करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बुक रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ब्रिलियंट का एमसीक्यू ले लेंगे, मेरे ख्याल से अच्छा लगता है, टारगेट वाले से अच्छा है।
और क्वेश्चन में किसी कंपनी का ले ले, आंसर तो अपने सही करना है, तो क्वेश्चन कोई भी ले सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, और हेलो हेलो आयुष कुमार के लिए मैं साउंड की बात करता हूँ, साउंड कैसा जरूर बताइएगा। वीडियो को बच्चे शेयर जरूर करना। मैंने आपको बहुत कम संक्षेप में वीडियो को पूरा खत्म किया हूँ, वन शॉट में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सबके साथ में। इतने छोटा वीडियो में आप करके देख लेना, असंभव है, बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। और करते इसलिए नहीं कि उनको पैसे कमाने की लग ज्यादा होती है। देखो पैसा तो हमको भी कमाना बचे जीवन में, लेकिन हम उतने लालची नहीं है। भगवान और आपकी जो दुआ होगा, आशीर्वाद होगा बच्चों के, हम जो भी अपने किस्मत में कमाएंगे और उसका अच्छा ही कर्म करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर, और जितने ऑफलाइन के बच्चे पढ़ते हैं आप लोग भी कम से कम कमेंट सेक्शन में जाके अपना जो भी सुझाव है, जो भी डाउट अच्छा लगे, जो भी कुछ करना है जरूर कीजिए, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू और नमस्कारम।